गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट क्लास तक बेटा हमने लेंस फॉर्मूला, लेंस मेकर फॉर्मूला, लेंस का रिफ्रैक्शन फॉर्मूला ऑफ लेंस ये डिराइव कर लिया था और अब लेंस में थोड़ा सा और बचा हुआ है। एक टॉपिक आपका मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस। लेंस की मैग्निफिकेशन क्या होती है? लेंस से हम जो इमेज बनाते हैं उसको कितना बड़ा देख सकते हैं, कितना छोटा देख सकते हैं, वो डिपेंड करता है उसकी मैग्निफिकेशन पे। और इसका जनरल फॉर्मूला होता है, इसको स्मॉल m से डिनोट करते हैं। स्मॉल m इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस। स्मॉल m से इसको डिनोट करते हैं। जैसे हमने देखा था जो लेंस फॉर्मूला लेंस की इमेज फॉर्मेशन देखी थी, उसमें ऑब्जेक्ट आपने प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर रखा था और इमेज आपकी नीचे बनी थी। इमेज जो थी वो आपकी नीचे बनी थी। तो जैसे मैं एक जनरल एग्जांपल लूं कि कॉन्वेक्स लेंस की केस में आपने सपोज ऑब्जेक्ट इधर था और उसकी जो इमेज थी वो इधर बनी थी, तो हमने क्या किया था, एक पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंट करी, एक ऑप्टिकल सेंटर से ये फोकस से रिफ्लेक्ट होती थी, एक ऑप्टिकल सेंटर से इंसिडेंट करी, तो ये आपकी इमेज यहां बनी थी सपोज a डैश b डैश, और ये आपका AP ऑब्जेक्ट हुआ करता था। ठीक है, तो आपका अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट फॉर्मूला m इक्वल्स टू h डैश हाइट ऑफ इमेज क्या माइनस में होगी? प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे वाले हाइट सब माइनस में है, इसको लिखा जाएगा माइनस h डैश। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट h, इसको h मान लेते हैं, इसको h डैश मान लेते हैं, ये माइनस में होगी h। अब ध्यान से देखो, इस वाले ट्रायंगल को और इस वाले ट्रायंगल को दोनों कॉन्ग्रुएंट है, ये वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो इनकी जो साइड्स का रेशियो है वो भी इक्वल होगा। तो h डैश अपॉन h का रेशियो इसके अपॉन इसके रेशियो, और ये वाली जो डिस्टेंस होती है उसको v से डिनोट करते हैं अपन, और ये वाली माइनस u से। तो ये आपका होगा माइनस v अपॉन u, इसके इक्वल होगी माइनस v अपॉन u के इक्वल, माइनस से माइनस कैंसिल। देन इस केस में m की जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी? h डैश अपॉन h इक्वल्स टू v अपॉन u। मतलब लेंस के लिए m का फॉर्मूला होगा v अपॉन u, ऐसे ध्यान रखना। जब आपकी रियल इन्वर्टेड इमेज बनती है तो m इक्वल्स टू v अपॉन u ही लिखेंगे अपन, m इक्वल्स टू v अपॉन u। जब रियल इन्वर्टेड इमेज बनती है तो m आपका पॉजिटिव होता है, m आपका पॉजिटिव होता है, और जब आपका वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनती है तो m की वैल्यू नेगेटिव होती है। लेंस के केस में ये चीज ध्यान रखनी, ठीक है। बस इतना ही पढ़ना मैग्निफिकेशन में, बाकी जो है ना अपन न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे इसके, उसमें देख लेंगे। अगला टॉपिक होता है पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस, कोई लाइट रे होती है उसको डेविएट, कितना डेविएट कर सकता है लेंस, उसकी कैपेसिटी को अपन बोलते हैं पावर ऑफ लेंस। द कैपेसिटी टू डेविएट a light ray by a lens is called power of lens, is called power of lens। इसको P से डिनोट करते हैं, power of lens। The capacity to deviate a light ray by a lens is called power of lens। कि जो हमने इंसिडेंट करी उसको कितना डेविएट कर सकती है, वो उसके पाथ से कितना डेविएट कर सकती है, उसको हम बोलते हैं उसकी पावर ऑफ लेंस। देखो जनरल एग्जांपल, आपके पास एक कॉन्वेक्स लेंस है, सपोज ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस, एक रे हमने इंसिडेंट करी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। हमें पता है जब पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंट करते हैं तो फोकस से रिफ्रैक्ट होती है, वो हमेशा किससे रिफ्रैक्ट होती है? फोकस से। ये इसका फोकस पॉइंट इधर लिया हुआ, ठीक है, और ये ऑप्टिकल सेंटर, इसको मैं m से डिनोट कर लूं, ये आपने पैरेलल डाला, ये जो हाइट थी वो h मान ली कि सपोज आपने प्रिंसिपल एक्सिस से h हाइट से एक रे इंसिडेंट करी जो फोकस से रिफ्रैक्ट हुई है, एक्चुअल में इसका पाथ क्या बनना चाहिए सोच के देखा जाए तो ये वाला, बट ये डेल्टा डेविएट हो गई। ये जो रे थी इंसिडेंट रे वो कितने एंगल से डेविएट हो रही है? डेल्टा से, ठीक है ना। अगर ये एंगल डेल्टा है तो क्या ये अंदर वाला एंगल भी डेल्टा होगा, ये भी डेल्टा होगा। और अब इस ध्यान से देखो इस ट्रायंगल को OMF1, ट्रायंगल OMF1, tan डेल्टा लिखो यहां पे, tan डेल्टा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर h, बेस आपकी है फोकल लेंथ स्मॉलर, तो इसको लिखा जाएगा बेटा h अपॉन f। f इज द फोकल लेंथ ऑफ लेंस।
अगर डेल्टा स्मॉल होता है, डेल्टा इज स्मॉल, डेल्टा की वैल्यू स्मॉल होती है, तो उस केस में tan डेल्टा को क्या लिखा जाता है बेटा, डेल्टा। तो ये आपकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, डेल्टा इक्वल्स टू h अपॉन l। और अब देखो अगर h की वैल्यू मैं ले लूं 1 मीटर और डेल्टा को मैं कंसीडर कर लूं पावर ऑफ लेंस, तो मेरे पास पावर ऑफ लेंस का फार्मूला हो जाएगा p इक्वल्स टू 1 by f। The reciprocal of focal length of lens is called power of lens। एक और डेफिनेशन हम लिख सकते हैं, the reciprocal of focal length of lens is called power of lens। It is dimensionless quantity, क्योंकि h by f देखो आप ध्यान से, h by f जो है वो डायमेंशनलेस है, ठीक है ना, यूनिट, और इसकी जो यूनिट होती है वो डायोप्टर बोलते हैं, डायोप्टर साइंटिस्ट का नाम है, इसलिए इसको यूनिट ऑफ p जो है वो डायोप्टर होती है, जिसको कैपिटल D से डिनोट करते हैं। यूनिट ऑफ p जो है वो डायोप्टर होती है। इस तरह से हम एक छोटा सा टॉपिक और डिस्कस कर लेते हैं, पावर ऑफ लेंस, ये भी इजी था। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, दो कॉन्वेक्स या कॉनकेव या कॉन्वेक्स कॉनकेव लेंस के कॉम्बिनेशन से जो उनकी फोकल लेंथ होगी, पावर ऑफ लेंस होगी, मैग्निफिकेशन होगा, वो हम कैलकुलेट करेंगे। वो अगला टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है। तो ये छोटे छोटे दो टॉपिक डिस्कस हो गए, मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस एंड पावर ऑफ लेंस, इजी थे। अगला टॉपिक आपका है कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। सपोज आपके पास दो लेंस है L1 एंड L2, कंसीडर टू कॉन्वेक्स लेंस of focal length f1 and f2 और दोनों को कंबाइन किया। देखो ऐसे एक लेंस, इसके साथ दूसरा लेंस, इसको आप L1 से डिनोट कर रहे हो, दूसरे वाले को L2 से। इनके सेंटर से जो लाइन पास हो रही है ऑप्टिकल सेंटर से, वो प्रिंसिपल एक्सिस, इसका ऑप्टिकल सेंटर O1 मान लिया, इसका ऑप्टिकल सेंटर ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस। इसकी फोकल लेंथ, फर्स्ट वाले की फोकल लेंथ f1 मान ली, दूसरे वाले की फोकल लेंथ f2 कंसीडर कर लो। सपोज ऑप्टिकल सेंटर सॉरी प्रिंसिपल एक्सिस पे ऑब्जेक्ट सिचुएटेड है O, यहां पे इससे हमने कोई रे इंसिडेंट करी फर्स्ट लेंस पे, इंसिडेंट रे, आफ्टर रिफ्रैक्शन उसकी जो इमेज है वो सपोज यहां पे बनी आई डैश पे। ऑब्जेक्ट और लेंस से कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस के बीच की डिस्टेंस को आपने u से डिनोट किया हुआ, और ये जो इमेज बन रही है उसको, उसकी डिस्टेंस को आपने v डैश से डिनोट कर दिया। ये डिस्टेंस क्या होगी, v डैश। ध्यान से देख बेटा, ये जो इमेज बन रही है आई डैश, ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ फर्स्ट लेंस, वो सेकंड लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करती है। ये सेकंड लेंस के लिए एज ए ऑब्जेक्ट बिहेव करती है, और उसकी जो फाइनल इमेज है वो सपोज यहां पे बनी आई। ये जो इमेज थी ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ फर्स्ट लेंस, वो सेकंड लेंस के लिए एज ए ऑब्जेक्ट बिहेव करती है, और उसकी इमेज यहां बनी। और मैं बोलूं ये जो फाइनल इमेज बन रही है वो कि यहां पे वो वाला डिस्टेंस आपकी होगी बेटा v। इस फाइनल इमेज की डिस्टेंस आपने क्या मान ली, v, ठीक है ना, इसको v से डिनोट करते हैं। अब आपको लेंस फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है ना, यूजिंग लेंस फॉर्मूला, यूजिंग लेंस फॉर्मूला 1 upon f equals to 1 upon v minus 1 upon u, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये जो लेंस फॉर्मूला है वो हम यूज करने वाले हैं दोनों लेंसेज के लिए। फॉर फर्स्ट लेंस, फॉर फर्स्ट लेंस, फॉर फर्स्ट लेंस, ध्यान से देखो, फर्स्ट लेंस के लिए मैं ये वैल्यूज लिखूं, मैं पूछूं आपसे बताओ f कितना होगा, तो फर्स्ट लेंस की फोकल लेंथ है f1। मैं पूछूं बताओ u क्या है, तो आप u को u ही लिखोगे।
मैं आपसे पूछूं v बताओ, तो फर्स्ट लेंस से जो इमेज बनी वो v डैश तक बनी, कहां पे बनी, i डैश पे, जो डिस्टेंस कितनी है आपकी v डैश। ये तीनों वैल्यूज इक्वेशन फर्स्ट में पुट करो, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट इक्वेशन में ये तीनों वैल्यूज आप यहां पुट करो, f की जगह क्या पुट करोगे, f1, तो इसको क्या लिखा जाएगा 1 अपॉन f1 इक्वल्स टू 1 अपॉन v की जगह क्या पुट करना है, v डैश, 1 अपॉन v डैश माइनस u की जगह आपको u ही पुट करना है, 1 अपॉन u, इक्वेशन नंबर 2। इसी तरह से आप सेकंड लेंस की बात करेंगे बेटा, इसी तरह से आप सेकंड लेंस की बात करेंगे, फॉर सेकंड लेंस, फॉर सेकंड लेंस, सेकंड लेंस के लिए ध्यान से देखो, ये जो इमेज बनी थी फर्स्ट लेंस से वो इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रही है, तो अब आपकी जो ऑब्जेक्ट और लेंस के बीच की डिस्टेंस है वो क्या होगी, v डैश, मतलब u को क्या लिखोगे आप, u आपका हो गया बेटा v डैश, और v जो है वो आपका v होगा क्योंकि इमेज आपकी v तक ही बन रही है, तो v की वैल्यू v पुट करेंगे और f की वैल्यू क्या हो जाएगी, f2, बिकॉज़ फोकल लेंथ ऑफ सेकंड लेंस इज f2। ये सारी वैल्यूज आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करो, फिर से यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट वैल्यूज पुट करो, 1 अपॉन f की जगह f2 इक्वल्स टू 1 अपॉन v की जगह v पुट किया माइनस 1 अपॉन u की जगह v डैश, इक्वेशन नंबर 3। और अब आपको कुछ नहीं करना, एक्चुअल में इसकी कंबाइंड फोकल लेंथ कैलकुलेट करनी है तो सेकंड और थर्ड को ऐड करना है, सेकंड और थर्ड को ऐड करना है, एडिंग इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, एडिंग इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड। ध्यान से देखो, लेफ्ट हैंड साइड में ऐड करेंगे, राइट हैंड साइड में ऐड करेंगे, 1 अपॉन f1 प्लस 1 अपॉन f2, 1 अपॉन f1 प्लस 1 अपॉन f2 इक्वल्स टू, इसको और इसको ऐड करो, प्लस का 1 अपॉन v डैश माइनस का 1 अपॉन v डैश कैंसिल आउट, यहां बचा माइनस का 1 अपॉन u, यहां पर प्लस का 1 अपॉन v, तो इक्वेशन बची 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u। अब मैं बोलूं अगर कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ f हो, इफ फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन, फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन is small f, then 1 by f equals to 1 by v minus 1 by u, क्योंकि एक्चुअल जो ऑब्जेक्ट है वो तो u डिस्टेंस पे ही है और इसकी जो फाइनल इमेज बन रही है वो i पे बन रही है, तो वो v है, तो लेंस फॉर्मूले से ही लिखोगे, इक्वेशन नंबर इसको आप डाल दो 4 और इसको आप डाल दो 5, यूजिंग 4th एंड 5th, यूजिंग इक्वेशन 4th एंड 5th, कंपैरिजन करो, दोनों की राइट हैंड साइड इक्वल तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल, तो रिजल्टिंग फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन 1 अपॉन f इक्वल्स टू फार्मूला आ गया 1 अपॉन f1 प्लस 1 अपॉन f2। अगर तीसरा लेंस और कंबाइन कर दें अपन, एक और लेंस यहां कंबाइन कर दें तो प्लस 1 अपॉन f3, 4 हो गए तो प्लस 1 अपॉन f4, इस तरह से अपन आगे कंबाइन करते जाएंगे। पावर क्या होगी कॉम्बिनेशन की, 1 अपॉन f को क्या मान लेते हैं, पावर p, 1 अपॉन f1 फर्स्ट लेंस की पावर p1 प्लस p2 प्लस p3, इस तरह से पावर भी कैलकुलेट कर लेंगे। मैग्निफिकेशन जो m है वो मल्टीप्लाई होगा, m इक्वल्स टू आप लिखोगे m1 मल्टीप्लाई m2 मल्टीप्लाई m3, जितने भी होंगे इस तरह से, तो मैग्निफिकेशन जो है ना वो सब कॉम्बिनेशन का मैग्निफिकेशन पूछे तो सबको मल्टीप्लाई करना अलग अलग, पावर पूछे तो ऐड हो जाएगी। फोकल लेंथ 1 अपॉन f1 प्लस 1 अपॉन f2 प्लस 1 अपॉन f3, इस तरह से कैलकुलेट करते जाएंगे। इस तरह से बेटा आपने लेंस वाला टॉपिक कंप्लीट कर दिया। लेंस वाले टॉपिक में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, बहुत आसान है, न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करने हैं, सॉल्व्ड क्वेश्चन तो अभी सॉल्व कर लो आप, ठीक है। अब अगला हमारा टॉपिक होगा बेटा प्रिज्म, ठीक है ना। जैसे हमने लेंस किया वैसे ही प्रिज्म करना, और प्रिज्म बहुत इजी है, इसका एक्सपेरिमेंट भी होता है लैब में हम प्रिज्म का एक्सपेरिमेंट भी करते हैं, बहुत आसान एक्सपेरिमेंट होता है, सबसे आसान एक्सपेरिमेंट प्रिज्म होता है, बस उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। तो एक्चुअल में जो प्रिज्म होता है वो भी एक ट्रांसपेरेंट मीडियम ही होता है, उसके अंदर भी अपन जो है ना ग्लास ही रखते हैं, ग्लास ही होता है, एक ट्रांसपेरेंट ग्लास ही होता है, बट उसकी जो साइज है वो थोड़ी सी लेंस से अलग होती है। जैसे अपने लेंस में बोला कि दो कर्व सरफेस और उनके बीच कोई ट्रांसपेरेंट मीडियम, जैसे आपने कांच वगैरह उसके अंदर फिल कर दिया तो वो आपका प्रिज्म लेंस बन गया, ठीक है ना। ऐसे कंबाइन किया तो कॉन्वेक्स लेंस बन गया और ऐसे कंबाइन किया तो कॉनकेव लेंस बन गया। ऐसे ही प्रिज्म जो होता है उसके अंदर 5 सरफेसेस होती हैं,
तीन सरफेस आपकी जो है ना वो स्क्वायर सरफेस होंगी उसमें या रेक्टेंगल सरफेस और दो ट्रायंगुलर सरफेस, और उनके बीच कोई ट्रांसपेरेंट मीडियम लाइक ग्लास वगैरह फिल कर दिया जाता है तो वो प्रिज्म बन जाता है। ठीक है ना। तो प्रिज्म आपको बनाना ही है, प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू कैलकुलेट करना होता है। आपको प्रैक्टिकल में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू कैलकुलेट करना होता है प्रिज्म का। वी हैव टू कैलकुलेट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म, ग्लास ऑफ प्रिज्म। जो प्रिज्म का ग्लास होता है ना, जो मटेरियल होता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें फाइंड आउट करना होता है और बहुत इजी होता है। देखो बेटा ध्यान से, अगला टॉपिक आपका होगा प्रिज्म। ये प्रैक्टिकल भी है और थ्योरी में भी है। मैंने बता दिया प्रिज्म कैसे बनाया जाता है, क्या कितनी सरफेसेस होती है, उसमें टोटल 5 सरफेसेस होती हैं। और जब हम उसको बोर्ड पे या 2D में डेराइव करते हैं, 2D में दिखाते हैं, तो प्रिज्म को अपन ऐसे दिखेंगे। ठीक है, 3 सरफेसेस हम ऐसे दिखाते हैं। मान लो ये A पॉइंट, इसको आप B बोलोगे, इसको आप C बोलोगे, और ये तीनों एंगल इक्वली होते हैं 60-60-60। इससे बोला जाता है प्रिज्म एंगल। ये आपका होता है प्रिज्म एंगल, जिसको A से डिनोट किया जाता है। इसको A से डिनोट किया जाता है प्रिज्म एंगल। दो सरफेस, AB सरफेस पे कोई रे इंसिडेंट करेंगे और AC से हमारी क्या होगी, वो रिफ्रैक्ट होके बाहर आएगी। ठीक है, जिसको इमर्जेंट रे बोलेंगे। एक्चुअल में प्रिज्म और ग्लास स्लैब जो है ना, ग्लास स्लैब भी आपका आया था, इंसिडेंट थी। ठीक है ना, उस इंसिडेंट में ग्लास स्लैब की भी बात हुई थी। तो इन दोनों में डबल रिफ्लेक्शन होता है। प्रिज्म के अंदर लाइट का डबल रिफ्लेक्शन होगा। लाइट हमें इंसिडेंट करते हैं, उसका डबल रिफ्लेक्शन होता है, 2 बार रिफ्लेक्शन होता है। जब इंसिडेंट करते हैं रे टू डेंसर, फिर डेंसर टू रे बाहर निकलती है। ठीक है, तो 2 टाइम्स रिफ्लेक्शन होता है। आपका इधर वाला जो मीडियम है वो एयर है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 की वैल्यू 1, इधर वाला जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो भी 1। बट इसका जो मटेरियल है, जो प्रिज्म का मटेरियल है ग्लास, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सपोज म्यू है। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास ऑफ प्रिज्म इज म्यू। म्यू2 की जगह म्यू है। म्यू2 क्या आपका म्यू। सपोज सरफेस AB पर कोई रे हमने इंसिडेंट करी, यहां पे मुझे यहां पे कोई रे इंसिडेंट करनी है, तो सबसे पहला काम तो क्या होगा, नॉर्मल ड्रॉ करना। नॉर्मल के साथ जो एंगल होगा, ये मेरी इंसिडेंट रे, इसको मैं PQ से डिनोट करूं। PQ मेरी क्या है, इंसिडेंट रे। PQ को मैंने लिखा इंसिडेंट रे। जब प्रैक्टिकल करते हैं तब भी ऐसी चीजें लिखते हैं कि कौन सी क्या चीज है। PQ मेरी इंसिडेंट रे। ये जो एंगल है उसको मैंने I1 कंसीडर कर लिया। I1 क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये आपका क्या है, नॉर्मल N1, इसको मैंने N1 से डिनोट किया। एक्चुअल में ये जानी तो ऐसे चाहिए थी, बट इसका क्या हो जाता है, रिफ्रैक्शन। रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम इंसिडेंट करती है तो नॉर्मल की तरफ बेंड होगी। नॉर्मल ये है आपका, इसकी तरफ बेंड होके आपकी रे ऐसे चली। सपोज ये PQ, इसको आपने R से डिनोट कर लिया। इस पॉइंट को आपने किससे डिनोट कर लिया, R से। अब आपकी रे जो है, ये QR जो है वो आपकी रिफ्रैक्टेड रे है। QR को आप क्या बोलोगे बेटा, रिफ्रैक्टेड रे। QR आपकी होगी रिफ्रैक्टेड रे। ये रिफ्रैक्टेड रे जो है वो अंदर तो रहेगी नहीं प्रिज्म के, बाहर निकलेगी, डेंसर टू रेयर। डेंसर टू रेयर जाएगी तो नॉर्मल से अवे बेंड होगी। तो सबसे पहले तो यहां पे नॉर्मल ड्रॉ करना होगा। सबसे पहले अपने को क्या करना होगा, नॉर्मल ड्रॉ। नॉर्मल N2, ये नॉर्मल है, इससे दूर भागेगी ऐसे। इसे बोला जाता है बेटा इमर्जेंट रे। इमर्जेंट रे ऐसे ही। और ध्यान से देखो, अगर मैं इस इमर्जेंट रे को पीछे बढ़ाता हूं तो ये जिस पॉइंट पे मिलती है वहां अपन एंगल ऑफ डेविएशन की बात करेंगे। ठीक है ना, इस पॉइंट को S से डिनोट कर लिया, इसको T से डिनोट कर लिया। ये जो एंगल है, एंगल ऑफ इमर्जेंस, इसको मैंने I2 से डिनोट किया हुआ। ठीक है, ये इंसिडेंस एंगल, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच जो एंगल होगा वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R1 से डिनोट किया।
और ये वाला जो एंगल है वो इस रे के लिए इंसिडेंस एंगल हो गया R2। इसको अपन किससे डिनोट करेंगे? R2 से। ठीक है, और ध्यान से देख बेटा, ये जो एंगल है आपका, ये वाला, ये एंगल ऑफ डेविएशन होगा। एक्चुअल में रे तो ऐसे इंसिडेंट हुई थी हमारी इस सरफेस, एबिक सरफेस से ऐसे इंसिडेंट करी, बट वो फाइनली इमर्जेंट होके ऐसे जा रही है, डबल रिफ्लेक्शन के बाद वो ऐसे जा रही है। मैंने इसको पीछे बढ़ाया, इसको आगे बढ़ाया, तो जहां पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये आपका एंगल ऑफ डेविएशन हो गया। इतने पाथ से, इतने एंगल से डेविएट होके जा रही है, डबल रिफ्लेक्शन के बाद इतने एंगल से डेविएट हो रही है, इसको डेल्टा से डिनोट करते हैं। ये एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा होता है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये एंगल R1 है, ये एंगल I1 है, और यहां पे देखो ये क्रॉस, आमने सामने वाले एंगल इक्वल होंगे, आमने सामने वाले एंगल इक्वल होंगे। तो ये एंगल I1 है, ये R1 है, तो ये वाला जो एंगल है ना अंदर वाला, ये I1 माइनस R1 होगा, ये आपका I1 माइनस R1 होगा। ऐसे ही इधर देखोगे ना, ये I2 ये R2, तो ये वाला एंगल I2 माइनस R2 होगा, ये I2 माइनस R2 होगा। अब अपन डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं इसका। एक्चुअली मुझे म्यू फाइंड आउट करना होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास ऑफ प्रिज्म, म्यू मुझे फाइंड आउट करना होता है। तो सबसे पहले मैं देखो इसमें ट्रायंगल यूज करता हूं, AQSR, यूजिंग ट्रायंगल नहीं है, पैरेललोग्राम, यूजिंग पैरेललोग्राम AQSR। इसके चार जो एंगल होते हैं उनका सम 360 डिग्री होता है। ये वाला प्रिज्म एंगल, इसको मैं A से डिनोट करूंगा, A प्रिज्म एंगल, केवल A लिखा जाता है, प्लस एंगल AQS, एंगल AQS प्लस एंगल QSR, एंगल आपका QSR प्लस ये वाला एंगल SRA, एंगल SRA इक्वल्स टू 360 डिग्री। और इसमें देखो दो एंगल 90 डिग्री, ये नॉर्मल डाला हुआ, तो ये वाला जो एंगल है ना वो 90 डिग्री और ये वाला एंगल भी 90 डिग्री। मतलब देखो A प्लस ये 90 डिग्री हो गया, प्लस एंगल QSR प्लस फिर से 90 इक्वल्स टू 360। और अब 90 प्लस 90 180, उधर लेके जाओगे 180 माइनस हो जाएगा, तो A प्लस, या मैं लिखूं केवल एंगल QSR इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस A। 360 में से 180 माइनस करेंगे, 180 बचेगा इधर और A को इधर ले जाएगा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब आपको ये ट्रायंगल यूज करना है, QSR यूजिंग ट्रायंगल QSR, R1 plus R2 plus this angle equals to 180 degree, R1 plus R2 plus angle QSR equals to 180 degree। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। बताओ QSR कितना होगा, इन दोनों को उस तरफ ले जाऊंगा, देन एंगल QSR equals to 180 डिग्री माइनस R1 plus R2, दोनों में से माइनस कॉमन भी लेते हैं। इक्वेशन नंबर 2, देखो ये भी एंगल QSR है, ये भी एंगल QSR है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल तो राइट हैंड साइड, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल तो राइट हैंड साइड इक्वल, 180 माइनस A इक्वल्स टू 180 माइनस R1 प्लस R2, 180 से 180 कैंसिल हो गया, A इक्वल्स टू R1 प्लस R2, A इक्वल्स टू R1 प्लस, इक्वेशन नंबर 3, A इक्वल्स टू जो प्रिज्म एंगल है वो इन दोनों एंगल के सम के इक्वल होगा, R1 प्लस R2, प्रूफ हो गया हमारा। ठीक है ना, हम आगे इसको काम में लेंगे। अब देखो इस ट्रायंगल को ध्यान से देखो, ट्रायंगल QRT यूजिंग ट्रायंगल QRT, ट्रायंगल के दोनों जो इंटीरियर एंगल है उनका सम एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होता है। ये इंटीरियर एंगल I1 माइनस R1 प्लस I2 माइनस R2 डेल्टा के इक्वल, तो उसी हिसाब से हम लिखेंगे I1 माइनस R1 प्लस I2 माइनस R2 इक्वल्स टू डेल्टा एंगल ऑफ डेविएशन। और अब ध्यान से देख, I1 प्लस I2 इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लेंगे और आपकी इक्वेशन लिखी जाएगी बेटा I1 प्लस I2 माइनस R1 प्लस R2 इक्वल्स टू डेल्टा। R1 प्लस R2 को क्या लिखा जा सकता है, A माइनस का A, उधर जाके प्लस का A, तो I1 प्लस I2 इक्वल्स टू
डेल्टा प्लस ए, इक्वेशन नंबर नेक्स्ट 4। अब कंडीशन आएगी, ये डेल्टा जो है ना वो मिनिमम होगा किस कंडीशन में? फॉर मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन, फॉर मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन, मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन, डेल्टा डेल्टा मिनिमम हो, डेल्टा एम, एम फॉर मिनिमम, उसके लिए कंडीशन है I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू I, I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू I, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होना चाहिए। और दूसरी कंडीशन है R1 और R2 भी इक्वल होना चाहिए। अगर ऐसा है तो ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे, R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R। ये जो कंडीशंस है पहले तो यहां अप्लाई करो और फिर आप पहले यहां अप्लाई करो यूजिंग इक्वेशन थर्ड, यूजिंग इक्वेशन थर्ड, R प्लस R इक्वल टू A इक्वल टू R प्लस R मींस 2R इक्वल टू A, R इक्वल टू A बाई 2, काम आएगा फॉर्मूले। इक्वेशन नंबर 4 सॉरी 5th, और फिर आपको ये वाली इक्वेशन यूज करनी है यूजिंग इक्वेशन 4, I1 प्लस I2 इक्वल टू I1 I2 इक्वल टू I लिखे ना, तो I प्लस I 2I इक्वल टू डेल्टा M प्लस A, 2I इक्वल टू डेल्टा M प्लस A, मुझे I चाहिए एंगल ऑफ इंसिडेंस, डेल्टा M प्लस A बाई 2, इक्वेशन नंबर 6। और अब आपको कुछ नहीं करना है, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन यूज करना है, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन और स्नेल्स लॉ यूज करना है, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन और स्नेल्स लॉ यूज करना है। ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं, लॉ ऑफ स्नेल यूजिंग लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, यूजिंग लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है ना, मैं बार बार बोल रहा हूं, रिफ्लेक्शन मत बोल देना। क्या कहता था फॉर्मूला? μ1 sin I इक्वल्स टू μ2 sin R। ध्यान से देख, μ1 कितना है 1, μ2 कितना है μ, जो डेंसर मीडियम है उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ, तो μ1 की जगह 1, sin I इक्वल्स टू μ sin R, तो μ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास ऑफ प्रिज्म, μ इक्वल्स टू फॉर्मूला हो गया sin I अपॉन sin R। I और R की वैल्यू यहां से पुट कर लो, 5 और 6 से I और R की वैल्यू यूजिंग इक्वेशन 5th एंड 6th पुट कर लेंगे। यूजिंग इक्वेशन 5th एंड 6th या फ्रॉम इक्वेशन 5th एंड 6th, 5th से आप I की वैल्यू उठा लोगे, सॉरी R की वैल्यू, और 6 से I की वैल्यू, तो μ इक्वल्स टू साइन I की वैल्यू आपके पास है a डेल्टा m, a प्लस डेल्टा m अपॉन 2 अपॉन साइन a बाई 2। दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास ऑफ प्रिज्म, जो मुझे फाइंड आउट करना होता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट डेल्टा m कैसे फाइंड आउट किया जाता है, इसको हम प्रैक्टिकली सॉल्व करते हैं कि डेल्टा m को हम प्रैक्टिकली कैसे सॉल्व करते हैं। चलो इसमें करते क्या है हम, तो उसके लिए बेटा आपको क्या करना होता है, ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है उनकी डिफरेंट वैल्यू लेंगे, उसके लिए डेल्टा मेजर करेंगे। कंडीशन ऐसी आती है, I और डेल्टा के बीच अपन जब टेबल बनाते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस I, एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा, इसके बीच जब अपन टेबल बनाते हैं, जैसे मान लो 30 डिग्री से स्टार्ट किया, 30 डिग्री पे मान लो 55 डिग्री आया, इसी रेंज में आएगा, फिर आप 35 लोगे, मान लो ये 50 आ गया या 51 डिग्री आ गया, जो भी है, फिर आप लोगे 45, इंक्रीज करते जाओगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये मान लो 46 आ गया, फिर आपने रखा है इसको 45, तो मान लो ये आपका वापस डिक्रीज होके 40 डिग्री आ गया, फिर आपने इसको रखा 50 डिग्री, तो मान लो आपका इंक्रीज करके 45 डिग्री हो गया, 55 पे मान लो फिर से आपका 50 डिग्री आ गया। इस तरह की रीडिंग्स आई, कंफर्म ऐसी रीडिंग्स आती है, मतलब पहले जैसे इंसिडेंस एंगल कंटीन्यूअस इंक्रीज कर रहे हैं अपन, तो एंगल ऑफ डेविएशन पहले तो डिक्रीज हुआ, 40 डिग्री के बाद वापस इंक्रीज कर दिया, तो मैम मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन कितना है 40 डिग्री, वहां पे I कितना 45, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना 45, तो जब आप इसका ग्राफ बनाओगे ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ डेविएशन एंगल के बीच जब अपन ग्राफ देखते हैं, तो ग्राफ देखो कैसा बनेगा,
हमें एक्चुअल में ग्राफ बना के फिर ये वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है, ठीक है ना। एक्स एक्स पे आई ले लेते हैं और वाई एक्सिस पे डेल्टा। तो जैसे जैसे आई इंक्रीज कर रहे हैं डेल्टा आपका डिक्रीज कर रहा है, मतलब ग्राफ कहीं ऊपर से स्टार्ट हो रहा है। इस पॉइंट पे जहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस I1 इक्वल्स टू I2 होगा, उस केस में डेल्टा जो है वो मिनिमम होता है डेल्टा एन। आपने बोला ना कि कंडीशन डेल्टा एन कब है, जब I1 इक्वल्स टू I2, तो वो इस कंडीशन में होगा। और हमारे पास वो वैल्यू किसका है, 45 का, 40 डिग्री, मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन 40 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह से हम फाइंड आउट कर लेते हैं, बाकी हम बेटा नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।